नमस्कार साथियों। स्केल अप गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। सो वेलकम टू डेली न्यूज़ एनालिसिस। तो आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं द न्यूज़ ऑफ 14th जनवरी 2026। तो 14th जनवरी 2026 की जो भी इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं, इम्पोर्टेंट न्यूज़ इवेंट्स विच विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। So the first news is DRDO successfully conducted the flight test of the third generation MP-ATGM। तो खबर ये है कि DRDO सक्सेसफुली कंडक्टेड द फ्लाइट टेस्ट ऑफ द थर्ड जनरेशन MP-ATGM। तो सबसे पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज MP-ATGM। तो अगर हम इसकी बात करें MP-ATGM, सो इट इज बेसिकली मैन पोर्टेबल anti-tank guided missile। So the full form of MP-ATGM is man portable anti-tank guided missile। तो ये एक मिसाइल है। तो DRDO, DRDO का फुल फॉर्म यू नो, दैट इज द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO, it successfully conducted the flight test of the third generation MP-ATGM, that is a man portable anti-tank guided missile। तो ये जो मिसाइल है, इट इज बेसिकली द थर्ड जनरेशन फायर एंड फॉरगेट ATGM, दैट इज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये जो टेस्ट कंडक्ट कराया गया, फ्लाइट टेस्ट, इट वाज कंडक्टेड इन हैदराबाद। so the test location is हैदराबाद। अगर हम टारगेट की बात करें for this missile, for the flight test of this missile, the target was simulated armored simulated armored target। and if we talk about the outcome of the test, the outcome was successful। so this missile was able to directly hit the target with very high accuracy। तो बेसिकली इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए काफ़ी बड़ी खबर है। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, it successfully conducted the flight test of the third generation man portable anti-tank guided missile। so it's a fire and forget anti-tank guided missile। the test was conducted in Hyderabad। so the target was simulated armored target, and this missile was able to directly hit the target with very high accuracy। तो अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, सो इट्स अ मेजर स्टेप इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज इंडिजिनस इन्फेंट्री कॉम्बैट कैपेबिलिटीज। तो ये एक भारत के लिए एक बहुत एक मेजर स्टेप है इन स्ट्रेंथनिंग इंडियाज इंडिजिनस इन्फेंट्री कॉम्बैट कैपेबिलिटीज। अब हम अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। हॉकी इंडिया साइंड एन MOU, that is a memorandum of understanding, with the government of Telangana to host the women's FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स। तो बेसिकली हॉकी इंडिया ने गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के साथ एक MOU साइन किया टू होस्ट द विमेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स। तो अगर हम इस वर्ल्ड कप की बात करें, विमेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026, सो इट विल बी hosted by Belgium and Netherlands। It will be hosted by Belgium and Netherlands। अभी अगर हम क्वालिफायर इवेंट की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द क्वालिफाइंग इवेंट, क्वालिफायर, ये जो इवेंट है, इट विल बी हेल्ड इन हैदराबाद। ये क्वालिफायर जो इवेंट है, ये हैदराबाद में होगा।
8 to 14 March 2026। तो यहाँ पे हम क्वालिफायर इवेंट की बात कर रहे हैं। द इवेंट विल फीचर 8 teams। The qualifier event will feature 8 teams competing for 3 qualification spots for the Belgium Netherlands वर्ल्ड कप 2026। तो बेसिकली तेलंगाना सरकार ने हॉकी इंडिया के साथ मिलके एक एमओयू साइन किया, जिसके तहत हैदराबाद में 8 से 14 मार्च 2026, सो इन दिस टाइम पीरियड एक शानदार हॉकी का मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां पे कि 8 टीम्स दे विल compete विद ईच अदर फॉर 3 qualification स्पॉट्स। तो 8 में से 3 टीम सेलेक्ट होगी फॉर द वुमेन्स FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 विच विल बी होस्टेड बाय बेल्जियम एंड नेदरलैंड्स। अब अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, ये जो इवेंट है, व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ इट। तो डेफिनेटली दिस इवेंट, ये जो क्वालिफायर इवेंट है, भले ये क्वालिफायर है, बट स्टिल इट विल स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशन एज अ ग्लोबल हॉकी hosting hub. Also, this event will promote women's sports in India, and more importantly, ये जो इवेंट होगा, it will position तेलंगाना as a major international sports destination। तो हमने देखा कि ये जो भी भले ही हैदराबाद में भारत जो है वर्ल्ड कप क्वालिफायर टूर्नामेंट करा रहा है, ना कि वर्ल्ड कप करा रहा है, स्टिल दिस क्वालिफायर इवेंट, दिस क्वालिफायर टूर्नामेंट जो 8 से 14 मार्च 2026 में चलेगा हैदराबाद में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट्स द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट क्वालिफायर टूर्नामेंट इज इट विल स्ट्रेंथन इंडियाज पोजीशन एज अ ग्लोबल हॉकी होस्टिंग हब। क्योंकि ये वर्ल्ड कप का क्वालिफायर टूर्नामेंट है, तो ये एक इंटरनेशनल इवेंट है, जहाँ पे कि अलग अलग कंट्रीज, 8 टीम्स from different different countries, they will participate, and it is also promoting women's sports in India, and it is positioning Telangana as a major international sports destination। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो यूनाइटेड स्टेट्स imposes 25% tariff on countries doing business with Iran। तो यूनाइटेड स्टेट्स ने 25% टैरिफ लगाने का फैसला लिया है ऑन कंट्रीज विच विल बी डूइंग बिजनेस विद ईरान। तो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया है, एनी कंट्री ट्रेडिंग विद द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल फेस अ 25% टैरिफ ऑन ऑल ट्रेड विद US effective immediately and described as final and conclusive। तो यूनाइटेड स्टेट्स, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि अगर कोई भी कंट्री ईरान के साथ ट्रेड करता है, तो फिर US के साथ उस कंट्री के जितने भी ट्रेड होंगे उसमें 25% टैरिफ लगेगा। एंड ये जो भी फैसला है, इट इज इफेक्टिव इमीडिएटली एंड डिस्क्राइब्ड एज फाइनल एंड कंक्लूसिव। इसमें कोई भी नेगोशिएशन की गुंजाइश नहीं है। तो अगर कोई भी कंट्री ईरान के साथ ट्रेड करेगा, तो उस कंट्री का US के साथ जो भी ट्रेड होगा उसमें 25% टैरिफ उसको एडिशनली बियर करना पड़ेगा। तो एक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ। एंड यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको समझनी है, जब हम यहाँ पे एनी कंट्री की बात करते हैं तो ऑल दी कंट्रीज आर एप्लीकेबल, एंड यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स इज ऑल्सो एप्लीकेबल, लाइक US ट्रेडर्स। तो एक्सपोर्ट को तो एक तरीके से पूरा बैन ही कर दिया है, एक्सपोर्ट्स को तो बैन कर दिया है, मतलब कि US के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो ईरान में कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। और इम्पोर्टर्स की अगर हम बात करें,
तो उनको भी 25% टैरिफ एडिशनल देना पड़ेगा. सो दे विल बी नीडिंग टू पे हायर ड्यूटी ऑन देयर इम्पोर्ट्स. अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये हमारे सामने आता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया अगेंस्ट ईरान. तो देखो बात ऐसी है कि काफी सालों से यूनाइटेड स्टेट्स ने अलग अलग प्रकार से सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान पे. उसका वन ऑफ द मेन रीजन इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ईरान विद इजराइल. क्योंकि ईरान जो है वो न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है. वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज को बिल्ड करना चाहता है विद इन ईरान. एंड वो इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इसराइल कभी नहीं चाहेगा कि ईरान के अंदर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज आ जाए, बिकॉज इट कैन बी वेरी वेरी रिस्की फॉर इसराइल. एंड इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ने भी काफी सारे रोक लगा रखी है ईरान पे. ईरान पे काफी सारे पहले सैंक्शंस भी लगा रखे हैं. अब हाल ही में इतना बड़ा कदम ईरान के खिलाफ इसलिए लिया गया क्योंकि ईरान में प्रोटेस्ट चल रहे हैं. अगर आपने न्यूज में देखा होगा, देर इज लाइक अ वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट इन ईरान. एंड वो प्रोटेस्ट क्यों चल रहे हैं? बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द ईरान. लोग वहाँ पे बड़े नाखुश हैं. वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस काफी गड़बड़ है. एंड वहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोग बड़ी मात्रा में वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईरान में. एंड उसके चलते वहाँ की जो सरकार है वो लोगों पे बहुत ज्यादा उसको टॉर्चर कर रही है, लोगों को मार रही है. द गवर्नमेंट इज फाउंड killing people who are protesting peacefully. So, despite peaceful protest, the government was found in some uh, like activities which is against human rights. Like वो लोगों को सरकार वहाँ पे लोगों को मार प्रोटेस्टर्स को मार रही है एंड टॉर्चर कर रही है. एंड इसके चलते यूनाइटेड स्टेट्स ने एक वार्निंग भी दिया ईरान की सरकार को कि जो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेट देम डू इट. ईरान शुड नॉट डू एनी वायलेंस विद देम, ईरानियन गवर्नमेंट. बट ईरानियन गवर्नमेंट मानी नहीं बात को, ट्रम्प की बात को. एंड वो मतलब 12,000 का आंकड़ा भी अभी न्यूज में आ रहा है कि 12,000 प्रोटेस्टर्स को ऑलरेडी मार गिराया गया, वो जो कि बहुत बड़ा नंबर है. इसके चलते डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया ईरान के खिलाफ. एंड अगर कोई भी कंट्री अब ईरान के साथ ट्रेड करेगा तो उस कंट्री को 25% टैरिफ बियर करना पड़ेगा ऑन ऑल द ट्रेड विद द यूएस, जो कि एक बहुत घाटे का सौदा है. अब हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं. यूएस लॉ मेकर इंट्रोड्यूसेस ग्रीनलैंड एनेक्सेशन बिल. तो खबर एक्चुअली ये है, रैंडी फाइन जो कि रिपब्लिकन यूएस हाउस मेंबर हैं, so he has filed the Greenland Annexation and Statehood Act. तो यूनाइटेड स्टेट्स के हाउस में जो रिपब्लिकन एक मेंबर हैं रैंडी फाइन, जो कि ट्रम्प सरकार के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं, ही फाइल्ड द ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट. अब ये जो एक्ट है, ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट, इट वुड give the US president legal authority to pursue annexation of Greenland and its eventual admission as a US state. तो यूएस के एक रिपब्लिकन मेंबर, यूएस हाउस के एक रिपब्लिकन मेंबर रैंडी फाइन ने ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट को फाइल किया. उस एक्ट के तहत it would give the US president the legal authority to pursue annexation of Greenland and its eventual admission as a United States state. Also, it allows the US to take whatever steps necessary to bring Greenland into the Union.
तो बेसिकली ये जो ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट है, इट वुड आल्सो अलाउ द यूनाइटेड स्टेट्स टू टेक whatever steps necessary to bring Greenland into the union। तो एक तरीके से ये जो भी वहाँ पे ये एक्ट फाइल किया गया, ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट, इसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट के पास एक लीगल अथॉरिटी आ जाती है टू परस्यू एनेक्सेशन ऑफ ग्रीनलैंड, टेक वॉट एवर स्टेप्स इज नेसेसरी टू ब्रिंग ग्रीनलैंड into the United States state, to bring Greenland into the Union as a United States state। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है कि यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ग्रीनलैंड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीनलैंड फॉर यूनाइटेड स्टेट्स? यूनाइटेड स्टेट्स ग्रीनलैंड को क्यों हथियाना चाहता है? वाई यूनाइटेड स्टेट्स वांट्स ग्रीनलैंड? व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रीनलैंड? लेट अस डिस्कस दैट। तो अगर हम ग्रीनलैंड की बात करें, इट्स एन आइलैंड विद नेचुरल रिसोर्सेस, एंड ये जो आइलैंड है इट इज लोकेटेड इन आर्कटिक रीजन। तो दो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्टर हमको समझ में आ रहे हैं। एक तो ग्रीनलैंड इज अ आइलैंड विद सम वेरी गुड नेचुरल रिसोर्सेस एंड इट इज इन द आर्कटिक रीजन। तो यहाँ पे सबसे पहला जो एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स वांट्स टू काउंटर चाइना एंड रशियाज इन्फ्लुएंस इन द आर्कटिक रीजन। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स नहीं चाहता कि ग्रीनलैंड में चाइना एंड रशिया का कोई भी इन्फ्लुएंस हो। सो काउंटरिंग द चाइना एंड रशियाज इन्फ्लुएंस इन आर्कटिक रीजन। एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इज यहाँ पे, फॉर द फ्रॉम द नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीनलैंड फॉर यूएस। सो यूएस नेशनल सिक्योरिटी इज वन ऑफ द एस्पेक्ट, एंड यूरोपियन डिफेंस प्रायोरिटीज। तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर देखी कि हाल ही में यूएस हाउस के जो रिपब्लिकन मेंबर है रैंडी फाइन, उन्होंने एक एक्ट फाइल किया, दैट इज ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट। उस एक्ट के तहत यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट इज गिवन द लीगल अथॉरिटी टू परस्यू एनेक्सेशन ऑफ ग्रीनलैंड, टू टेक वॉट एवर स्टेप्स नेसेसरी टू admit Greenland as a United States state। And why Greenland is important for United States? Because Greenland is an island with natural resources. It is in the Arctic region. United States, because of the national security issue, it does not want the China and Russia's influence in the Arctic region. So to counter that, and also considering some European defense priorities, United States is very much interested in annexing Greenland। अब हम रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। असम सेलिब्रेट्स लॉन्च ऑफ लचित वन सैटेलाइट। तो असम सेलिब्रेट्स द लॉन्च ऑफ लचित वन सैटेलाइट। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लचित वन सैटेलाइट, व्हाट इट इज। तो अगर हम लचित वन सैटेलाइट की बात करें, ये असम की फर्स्ट सैटेलाइट है, एंड इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। असम फर्स्ट सैटेलाइट, लचित वन सैटेलाइट, it is developed by around 50 students of Assam Don Bosco University। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक बात है अबाउट द लचित वन सैटेलाइट। सबसे पहले तो ये असम की फर्स्ट सैटेलाइट है, एंड इस सैटेलाइट को स्टूडेंट्स ने मिलके बनाया है। ये पूरी की पूरी सैटेलाइट वाज मेड बाय लाइक अराउंड बंच ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ असम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी अंडर द गाइडेंस ऑफ देयर प्रोफेसर्स, दे मेड इट। 2022 से इस पे काम शुरू किया, एंड 2026 में इसको लॉन्च किया। लॉन्च व्हीकल जो यूज किया गया, दैट वाज लॉन्च व्हीकल यूज टू लॉन्च दिस सैटेलाइट वाज इसरोस PSLV C62 rocket। So this is the launch vehicle which is used, ISRO's PSLV C62 rocket। इसमें इसको लॉन्च किया गया। तो ये नॉर्थ ईस्ट के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, उपलब्धि है कि असम की फर्स्ट सैटेलाइट का लॉन्च हुआ 2026 में, एंड इट इज ऑल्सो शोकेसिंग द रीजनल पार्टिसिपेशन इन इंडिया स्पेस प्रोग्राम।
एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये पूरी की पूरी सैटेलाइट को 50 स्टूडेंट्स ने मिलके बनाया ऑफ असम डॉन बॉस्को यूनिवर्सिटी। तो असम फर्स्ट सैटेलाइट, दैट इज द लचित वन सैटेलाइट। अब हम अगले खबर की तरफ रुख करते हैं। एसआर फ्यूचर एनर्जी लिमिटेड साइंड अ एमओयू, दैट इज द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद गुजरात गवर्नमेंट। तो एसआर फ्यूचर एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया। अब ये जो एमओयू है, इट वाज साइंड एट वाइब्रेंट गुजरात। सो द एमओयू वाज साइंड एट वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस इन राजकोट। सो ये एमओयू किस चीज पे आधारित था? सो द एमओयू outlines the MOU outlines a proposed investment of rupees 5,100 crore in a large scale biofuel project। तो एसआर फ्यूचर एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया। एमओयू वाज साइंड एट वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस इन राजकोट। द एमओयू आउटलाइंस अ प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ 5100 करोड़ इन अ लार्ज स्केल बायोफ्यूल प्रोजेक्ट। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें, लार्ज स्केल बायोफ्यूल प्रोजेक्ट, सो दिस प्रोजेक्ट will be set up in Devbhoomi, Dwarka district. So for this project, an initial feedstock processing capacity of 1 million tons per annum. So it is also called as MTPA, million tons per annum. तो बेसिकली एसआर फ्यूचर एनर्जी लिमिटेड गुजरात सरकार के साथ मिलके एक बहुत लार्ज स्केल बायोफ्यूल प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा है। ये जो बायोफ्यूल, देखो नाम बता रहा है बायोफ्यूल। अभी हम लोग फ्यूल में क्या यूज करते हैं? पेट्रोल डीजल। वो बायोफ्यूल नहीं है। इट इज हैविंग लाइक सम कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं है, बट बायोफ्यूल इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। ये जो लार्ज स्केल बायोफ्यूल प्रोजेक्ट है, ये देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट में होगा। 5100 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। इनिशियल feedstock processing capacity of this biofuel project will be 1 million tons per annum। ये 5100 करोड़ का ये जो पूरा एक प्रोजेक्ट होगा, लार्ज स्केल बायोफ्यूल प्रोजेक्ट, इट विल बी डेवलप्ड एज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट। सो दिस लार्ज स्केल बायोफ्यूल प्रोजेक्ट विल बी डेवलप्ड एज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, दैट इज SEZ यूनिट। इस पे जो काम है, operations will be starting from 2029। Operations are expected to begin by 2029, creating around 350 direct jobs। तो ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि 350 डायरेक्ट जॉब्स को क्रिएट करेगा। ये प्रोजेक्ट विल बी डेवलप्ड एज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, क्योंकि 5100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। एंड प्रोजेक्ट का मेन पर्पस क्या है? बायोफ्यूल प्रोडक्शन। इट्स अ लार्ज स्केल बायोफ्यूल प्रोजेक्ट। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोफ्यूल? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। अगर हम बायोफ्यूल की बात करें, सो इट प्लेज अ रोल इन decarbonizing। इट कैन decarbonize एविएशन सेक्टर, क्योंकि बायोफ्यूल कैन बी यूज्ड इन एविएशन। बायोफ्यूल कैन decarbonize shipping, and biofuel can decarbonize road transport। So biofuel is very important for India। एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट है जहाँ पे कि एसआर फ्यूचर एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात सरकार के साथ मिलकर 5100 करोड़ का एक एमओयू साइन किया है एट वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस, जो राजकोट में हुआ था। ये जो लार्ज स्केल बायोफ्यूल प्रोजेक्ट है, इट विल बी सेटअप इन देवभूमि द्वारका डिस्ट्रिक्ट। एंड बायोफ्यूल की खासियत क्या है? बायोफ्यूल इज लाइक अ ग्रीन फ्यूल, इट्स अ क्लीन फ्यूल। क्लीन बायोफ्यूल इज अ क्लीन फ्यूल सोल्यूशन
एंड ये प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, दिस प्रोजेक्ट विल स्ट्रेंथन गुजरात क्लीन फ्यूल इकोसिस्टम्स एंड बायो एनर्जी इकोसिस्टम्स। तो डेफिनेटली ये जो प्रोजेक्ट है ये गुजरात में ही 5100 करोड़ का प्रोजेक्ट सेटअप होगा। इट विल स्ट्रेंथन गुजरात क्लीन फ्यूल एंड बायो एनर्जी इकोसिस्टम। तो साथियों, हम लोगों ने 14 जनवरी 2026 का डेली न्यूज़ एनालिसिस देख लिया, जहाँ पे कि हमने कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स देखे। इसके अलावा भी कुछ छोटी मोटी घटनाएं घटी। लाइक हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, एस जयशंकर, उन्होंने ब्रिक्स की वेबसाइट लॉन्च करी एंड ब्रिक्स का लोगो लॉन्च किया, ब्रिक्स इंडिया। तो बेसिकली ही लॉन्च द ऑफिशियल लोगो, थीम एंड वेबसाइट फॉर द ब्रिक्स समिट 2026। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट खबर है कि एस जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने ब्रिक्स समिट 2026 का लोगो, थीम और वेबसाइट लॉन्च किया। एक और स्पोर्ट्स से रिलेटेड खबर है। ऑस्ट्रेलिया की जो विमेन क्रिकेट टीम है उसकी कैप्टन एलिसा हीली, शी गॉट रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो 15 साल का करियर था ऑस्ट्रेलियन विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन, तो शी गॉट रिटायर्ड। अगर हम निसान इंडिया की बात करें, तो इट अपॉइंटेड अ न्यू प्रेसिडेंट फॉर निसान इंडिया, थेरी सेबैग। So Thierry Sebag is the new president of Nissan India। एंड मेटा कंपनी अगर आप जानते हैं, जो पहले फेसबुक थी अब वो मेटा बन गई, तो मेटा एक बहुत बड़ी कंपनी है। हम मैंग कंपनीज की बात करते हैं, उसमें मेटा का नाम आता है। तो मेटा कंपनी ने एक नया प्रेसिडेंट एंड वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया है, एंड दैट इज डीना पॉवेल मैकॉर्मिक। सो डीना पॉवेल is the new president and vice chairman of Meta, and Dina Powell has been a former deputy national security advisor to United States President Donald Trump। वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ काम कर चुकी है। शी हैज बीन deputy national security advisor and she has also worked with President George W. Bush। तो साथियों, हम लोगों ने 14 जनवरी 2026 की इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट्स को देखा, कवर किया। आई होप आपको काफी एक अच्छी इंसाइट मिली होगी। So do subscribe to our YouTube channel, Scale Up Government Exams Prep, for more such interesting lectures. Thanks for watching. Thanks for your time.